हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर 18 नंबर। और इससे पहले हम लोग 17 पार्ट कर चुके हैं जो पीवाईक्यूज आए हैं या फिर अदर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो हमने उनको हल किया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इसी के साथ में ये हमारा 18 नंबर का पार्ट आपको मिलेगा। इस वीडियो में आपको मिलेंगे पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा 6 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन और कैसे आप टैकल करेंगे क्वेश्चन को, उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगी इस वीडियो में। बने रहें वीडियो के साथ में। पार्ट नंबर 18, 6 जनवरी का पेपर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है, जिससे आपको बाद में भी हल करने को मौका मिल सके। स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @पॉलिटिकल मंत्रा, तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सारे आपके नेट जेआरएफ दिसंबर में होने वाले एग्जाम, सेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। और उसके साथ में एक चीज़ आपको कि उसका क्वेश्चन कब आया उसके बारे में डेट भी आपको मिलेगी, जिससे आपको पता हो कि क्वेश्चन कहाँ एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि कुछ कमेटीज़ थी एंड उनके आउटकम क्या क्या हुए, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में क्या होता है कि अधिकतर ऑप्शन जो बनाए जाते हैं वो एक या दो से सॉल्व हो जाते हैं, बट कभी कभी कुछ कठिन भी ऑप्शन हो जाते हैं कि एक से दो से नहीं सॉल्व होते हैं, तो उनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि इसे फंडामेंटल एक्ट कब आया, फर्स्ट हूवर कमीशन, हॉथॉर्न स्टडीज एंड यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट ऑन 2016 प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के, उसमें क्या बताया गया था आपका, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो आप देखेंगे पेंडल्टन जो आयोग आया था आपका, जो एक्ट बना था वो इसलिए बना था कि आपका जो इन्वायरमेंट, जो अमेरिकन सिविल सेवा आयोग था ना, उसके लिए बनाया गया था स्पेशली। इसके बारे में जो आंसर होगा उसका एक होगा। मैंने इसके एक्सप्लेनेशन इसको ऐड कर दिया है इसी वजह से कि आपको इजीली वो पढ़ने में। पेंडल्टन एक्ट था 1883 में आया था, इसे हम लोग कहते हैं यूएस सिविल सर्विस कमीशन के रूप में जाना जाता है। पेंडल्टन एक्ट 1883 में अमेरिकी सिविल सेवा आयोग यूएस सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और मेरिट आधारित, उससे पहले जैसे कहते हैं ना कि अपने कह सकते हैं परिवार के या फिर किसी को लगा दिया, पर यहाँ मेरिट आधारित व्यक्तियों को और नौकरशाही में निष्पक्षता को बढ़ावा मिला। फर्स्ट हूवर कमीशन जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा गया है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कि फर्स्ट हूवर कमीशन कब आया, तो 1947 से 49 तक। इसका काम था इंक्रीज मैनेजमेंट मैनेजरियल कैपेसिटी इन ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के। इसका काम था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय की दक्षता को बढ़ाने की सिफारिश की, ठीक है। तो सुधारों और प्रशासनिक दक्षता पर इसका केंद्रित है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। हॉथॉर्न स्टडी जो हम लोग पढ़ते हैं एल्टन मेयो की, उससे रिलेटेड है ये। उन्होंने वर्क एनवायरनमेंट जो बताया था कि ह्यूमन जो प्रोग्रेस, ये कहते हैं ह्यूमन साइड को भी देखना चाहिए, नॉट अ साइंटिफिकली नहीं चलना चाहिए कि मशीनों की तरह काम कराना चाहिए। हॉथॉर्न स्टडी ने वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिव के बीच में संबंध को दर्शाया, एल्टन मेयो से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इन्होंने कब किया था, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किया था। डी इसका था यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट ऑन 2016 की जो प्रेसिडेंट सिलेक्शन हुए थे उसमें रशियन इंटरफेरेंस को देखा गया था, तो उसकी एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो आपने देखा एक क्वेश्चन से करीबन 4 क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं। ये पूछ सकता है यूएस सिविल सर्विस कमीशन का, सेकंड पूछ सकता है कि फर्स्ट हूवर कमीशन कब बना, थर्ड पूछ सकता है कि हॉथॉर्न स्टडी किसके द्वारा या किससे रिलेटेड है, या पूछ सकता है कि किस डेट में हुई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोलेक्टिव सोसाइटी। अब ये ध्यान रखना आपको बहुत गौर से कि जहाँ नॉट है या नहीं है, तो ये आपको बहुत गौर से पढ़ना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चनों में ये हम लोग भूल जाते हैं कि पढ़ना था पहले नंबर लाइन को। सिलेक्टिविटी, कंप्लीटनेस, यूनिवर्सलिटी या मल्टी फंक्शनलिटी। यहाँ बात हो रही है समपार्श्विक समाजों की, ठीक है। समपार्श्विक समाजों में जो होता है ना, वो सिर्फ आपकी यूनिवर्सलिटी नहीं होती, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना सार्वभौमिकता नहीं होगी, वहाँ आपकी सिलेक्टिविटी होगी, कंप्लीटनेस होगी और मल्टी फंक्शनलिटी करता एक ही वर्क करता है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। जो कलेक्टिव सोसाइटीज वे समाज होते हैं जिनकी संरचना और कार्य विशेष उद्देश्यों के लिए सीमित होते हैं, यानी विशेषकर बनाए जाते हैं। इनके किसी विशिष्ट कार्य, उद्देश्य और समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि सिलेक्टिविटी होती है उनके अंदर पाई जाएगी। इसे एक वर्ग के लिए ये विशेष वर्ग, समूह या उद्देश्य के लिए इसमें सभी लोग शामिल नहीं होते। इसमें हम लोग कंप्लीटनेस की बात करते हैं, यानी अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। मल्टी फंक्शनलिटी पाया जाता है, एक ही व्यक्ति कई सारे काम करेगा, जैसे धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक एक ही व्यक्ति कर रहा है। पर यहाँ यूनिवर्सलिटी नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल नहीं होते, क्योंकि ये सिलेक्टिव वर्क करेंगे ना, तभी तो देखिए सिलेक्टिविटी आ जाएगा, तो वहाँ फंक्शनल देखिए ऑप्शन भी कॉन्टेक्ट करेगा। अगर सिलेक्टिविटी होगा, कंप्लीटनेस बनती, तो यूनिवर्सलिटी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आपने देखा ये फ्रेडरिक से भी आप समझ सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने विकासशील देशों का अध्ययन किया, विकसित देशों का अध्ययन किया, तो उसने से निकाला, बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको जून के एग्जाम में जो अभी लास्ट हुआ था उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, और आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि इसको बनाना इजी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्टर डेटा टाइप में है। तो ये पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि ये जो आपका है, इसे हम लोग कहते हैं ना कि टेबल होती है जिसमें पता चलता है कि पोजीशन किसकी क्या है, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ राष्ट्रपति होगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, तो इस तरीके से पूछा गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले आएगा, पहले मतलब किस किस का पद रखा गया है, डिप्टी चेयरमैन का राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन नीति आयोग एंड भारत रत्न अवार्डी। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, यानी आपके सबसे ऊपर होते हैं, मतलब सबसे पहले यहाँ पे हो जाएंगे वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। देखते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ये कि याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही फैक्ट टाइप का डेटा है, इसमें आपको समझने लायक नहीं है। आप ये याद कर लीजिए कि वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के होते हैं, जिसे हम लोग पहले प्लानिंग कमीशन के रूप में जानते थे, योजना आयोग के रूप में, उसी का बदला हुआ नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग जो है वो सबसे ऊपर है, मतलब देखा जाए तो भारत रत्न से ऊपर है, जो लोग अवार्डी हैं। तो ये आर्टिकल 7 है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें लिस्ट जारी की गई भारत सरकार द्वारा, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो लिस्ट। उसमें सारे लिस्ट में दिए गए हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके से स्टेज पर रखा जाता है, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन आपके हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे भारत रत्न के अवार्डी जो रहे हैं, ठीक है, ये आर्टिकल 7A में दिए गए। CEC आपके आर्टिकल 9A में दिए गए, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडिया, ठीक है। तो अब इसकी मैं टेबल आपको दिखाता हूँ कहाँ से सोर्स है ये सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अफेयर्स की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ये इसका मैंने इसीलिए PDF का लगाया है। अगर आप इसको भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की। और ये 26 जुलाई 1979 को रिलीज़ की गई थी। उसमें बताया गया था कि सबसे पहले नंबर होते हैं प्रेसिडेंट का, सबसे आगे रहेंगे, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी PM के बाद आएंगे जो पूर्व के राष्ट्रपति रहे, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी 5A नंबर पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा 6 नंबर पे ही दिए जाते हैं, CJI स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी CJI स्पीकर लोकसभा, ध्यान रखना। 7 नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, यानी आप CM आ जाएंगे। देखिए कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन यानी संघ के, यहाँ पे ध्यान रखना आपको संघ के ऊपर थे, ठीक है। फिर उसके बाद है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। अब देखिए यहाँ लिखा डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, जिसे बदल दिया नीति आयोग से जा रहा था कि ये वाला था। उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। फिर होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, ठीक है। अम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड हाई कमिश्नर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है, ये वाला हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखिए वहाँ चीफ जस्टिस, अब यहाँ जजेज आ गए। चेयरपर्सन ऑफ यूनियन UPSC के, देखिए CEC ये रहे, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ द यूनियन एंड एनी अदर मिनिस्ट्री इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस मैटर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर आपका कैबिनेट सेक्रेटरी ये वाला पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद में कैबिनेट लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी LG, जैसे कि दिल्ली में हो गए, चीफ ऑफ स्टाफ, देखिए बहुत सारी लिस्ट है, आप इसमें से शॉर्ट जो आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आप नोट्स में जरूर ऐड कर लें। और और ये देखिएगा कि वीडियो का मैंने जितना भी ऐड किया डेटा वो आपके सारे काम का होगा एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एग्जाम फिर घूम घूम के आएगा। जैसे हाई कोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए रेगुलर पूछे जा रहे हैं, स्टेट फॉर्मेशन, हाई कोर्ट, आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंस एंड जैसे आपका मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी चीज़ें हैं ये डेली लगभग हर एग्जाम में 2-3 बार से पूछे जा रही है, तो इसको आप बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा। ये रहे आपके, ठीक है। पॉज करके वीडियो को जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और इससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और आपका प्यारा सा कोई फीडबैक जो आप वीडियो में देना चाहें ज़रूर दें, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, और हम लोग और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये पूछा कि गेट WTO का, ये भी क्वेश्चन काफ़ी 2-3 एग्जाम से डोमिनेट कर रहा है कि गेट या WTO के बारे में ये पूछा जाता है, या तो उनकी आप सीक्वेंसिंग लगाइए या फिर एक महिला इसमें कौन है वो पूछी जाती है। तो इस तरीके से देखना है आपको कि कौन कौन इसमें थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा A, आपका आंसर, यानी ABCDE, इसमें सीक्वेंस में ही लगा था, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ए जो है EW वाइट, यानी कि एरिक विंडम वाइट, 1948-60, यानी ये गेट के समय सबसे पहले बने थे। ओलिवर लॉन्ग बनते हैं आपके 68 से 80 के बीच में। उसके बाद आर्थर डंकल बनते हैं, जिसे कहते हैं डंकल प्रस्ताव आया था जब हम लोग बात करते हैं गेट WTO को बनने का।
और ये ध्यान रखना, पीटर सदरलैंड को ये भी पूछा जा सकता है कि गेट के अंतिम महानिदेशक और डब्ल्यूटीओ के पहले महानिदेशक तो पीटर सदरलैंड ही रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नागोंजी ओकोंजा एवेला जो प्रेजेंट में इस समय है महिला हैं और पहली अफ्रीकी महानिदेशक बनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन 2 बार इसी एग्जाम में पूछा गया था कि महिला और प्लस में सीक्वेंस में, तो आपको गेट और डब्ल्यूटीओ के बारे में भी जानकारी अच्छे से होना चाहिए। पहला 1 जनवरी 1995 को बना, भारत भी इस समय सदस्यता ले रही, ठीक है। 1947 की बात करते हैं, 48 में आ गया था गेट का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से सिंगापुर, जेनेवा, इनके जो सम्मेलन हुए हैं मंत्री स्तरीय वाले, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर आपको क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग सीक्वेंसिंग में ही आपको अधिकतर एग्जाम में मिल रहे हैं, जैसे कोसोवो युद्ध, लीबिया सिविल युद्ध, अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण एंड तालिबान फर्स्ट द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता का नियंत्रण करना। तो आप देखेंगे इस चीज़ को लेकर जो कोसोवो युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको। अगर ए का 4 हम लोग मिलाएंगे तो देखेंगे एक ही ऑप्शन आपका मिलता है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल के। कोसोवो युद्ध जो आपको था वो 1999 में होता है, ठीक है। ये नाटो ने सर्बिया के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, ठीक है। लीबिया का जो गृह युद्ध हुआ था वो 2011 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी नाटो में सैन्य हस्तक्षेप किया गया था लीबिया में। उसके बाद में मोहम्मद गद्दारी की सरकार को हटाया गया, अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया, यूएस लेड करता इन्वेजन इन अफगानिस्तान 2001। अब हुआ क्यों था, इसके पीछे की कहानी ये है, जब तालिबान द्वारा टैक्स कंट्रोल कर दिया था अफगानिस्तान का 1996 में, और उसके साथ में 9/11 का जो हमला होता है आतंकी हमला, तो हुआ कि अमेरिका को मतलब इस समझ में वो नहीं मानता था आतंकवाद, जैसे जब उसके ऊपर हमला हुआ तब उसने आतंकवाद मानना स्टार्ट किया। उसके खिलाफ मतलब उसके रिवर्स में उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण इसमें किया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 7 अक्टूबर 2001 को किया था और तालिबान सरकार को हटाने का इसने पूरा प्लान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बुक्स हैं और उनको मिलाना है कि किसने क्या लिखी है। तो डॉक्टर एस जयशंकर, हर्बर्ट सिमोन एंड अब्राहम मैस्लो एंड क्रिस आर्गिस की कौन कौन सी बुकें आपको बतानी है। तो डॉक्टर एस जयशंकर की बुक जो है आपकी वो है द इंडिया वे, यानी ए का 3rd हो जाएगा। देखिए कौन सा मिल रहा है ऑप्शन, सिर्फ 4th ऑप्शन आपका मिल रहा है, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर की हो जाएगी आपकी द इंडिया वे। उसके साथ में आपकी हर्बर्ट सिमोन को जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। उसके साथ में अब्राहम मैस्लो की है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड क्रिस आर्गिस की है ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। तो जरूर आप नोट कर लें क्योंकि ये बुक्स ऐसी हैं जो डेली लैब में और पूछी जा रही हैं आज की डेट में, तो आप नोट्स में और प्लस में अदर एग्जाम अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं इससे रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो सभी में ये क्वेश्चन लगभग क्योंकि एस जयशंकर इस समय विदेश मंत्री, वो भी पूछी जाती चीज़ें हैं। अब्राहम मैस्लो की आपकी पूछी जाती हैं क्योंकि आपके यूनिट 10 और यूनिट 9 में जैसे हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी पावर रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर टेकन फ्रॉम वेयर, यानी मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी एंड द फ्रेंच संविधान से ली गई हैं। इसका आंसर होगा आपका जर्मनी का वाइमर जो संविधान है हमने वहाँ से लिए हैं कि जब सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, जहाँ से हमने मतलब आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं मूल अधिकार यहाँ पर निलंबित करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर, यानी हम लोग बात करते हैं राज्यसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का है और हर 2 साल में 21 से 10 निकलते रहते हैं, तो उसके लिए जो नियम कहाँ लिखे गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लिखा गया है कि जो राज्यसभा का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे जनप्रतिनिधि अधिनियम को तब यह डिटेल आपको पता चलेगी, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे अधिनियम बने हुए हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना हुआ है फॉर द चुनाव के लिए भी बना हुआ है, जैसे SIR होता है इसी लॉ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में पहला गैर नस्लीय चुनाव कब हुआ था, यानी कि साउथ अफ्रीका हेल्ड फर्स्ट नॉन रेशियल इलेक्शन। देखिए देखा जाए तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो देखा जाए तो वहाँ हम लोग 1947 तक लगभग ब्रिटेन के लगभग गुलाम ही मान लीजिए या फिर उनका शासन रहा हमारे ऊपर। ऐसे ही कुछ समय तक अफ्रीका में भी शासन रहा। अफ्रीका में पूछा गया जब हम लोग बात करते हैं गैर नस्लीय चुनाव मतलब विदाउट भेदभाव वाला चुनाव तो कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1994 में। दक्षिण अफ्रीका में पहला नॉन रेशियल चुनाव 27 अप्रैल 1994 को हुआ। यह देश का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था जिसमें सभी नस्लीय समूह यानी सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया।
मतदान करने का भी अधिकार मिला और नेल्सन मंडेला को पार्टी की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से कहते हैं एएनसी ने जीत हासिल की। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम ये किस डेट में बने। तो देखिए ये तो पता चल गया कि पहला गैर नस्लीय चुनाव कब हुआ, 1994 में हुआ। पर ये भी पूछा सकता है कि अश्वेत राष्ट्रपति कब बने, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं इस टाइप के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसके बैकग्राउंड में कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा गया है, पैट्रियार्की, होलिज्म, फासिज्म एंड डीप इकोलॉजी, और पूछा गया करेक्टली। ठीक है। सतत विकास देखें केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने वाला ऐसा नहीं होगा कि गलत हो जाएगा। पितृसत्ता, महिलाओं पुरुषों की शक्ति संबंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण होलिज्म, द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस पार्ट्स। फासिज्म, सपोर्ट ऑफ फ्रीडम। देखिए फासीवाद लिखा व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता होगा, ये बात समझने वाली बात है। देखेंगे तो डी इज रॉन्ग, तो डी को हटा देते हैं, दो ऑप्शन तो रिमूव हो गए, ये था नहीं। यानी आपका बी है, सी है और ई है, यानी गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी, रिजेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंट्रलिज्म। देखते हैं सस्टेनेबल सतत डेवलपमेंट क्या कहता है कि आज की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए भी चीजें बचा के रखना। ठीक है। पहला पितृसत्ता क्या कहती है, महिलाओं पुरुषों की शक्ति संबंध दिखाता है कि पितृसत्ता ही राज करता है महिलाओं के ऊपर, इन महिलाओं को वो कम आंकते हैं, मतलब कम समझते हैं कि उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं वो पुरुषों की। ठीक है। इसी के लिए तो रेडिकल वेव चली हमारे यहाँ पे, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। उसके बाद में संपूर्ण बात क्या बात करता है कि संपूर्ण बड़ी चीज महत्वपूर्ण है, ना कि पार्ट उसका मजबूत। ठीक है। होलिज्म की बात, यानी इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डीप इकोलॉजी क्या कहती है, रिजेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंट्रलिज्म, यानी कि मानव को केंद्र में नहीं रखना है, पर्यावरण को केंद्र में रखना है, इसे हम लोग कहते हैं डीप इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी क्या कहती है, शैलो होता है बाहर से देखना चीजों को, इस वजह से ध्यान रखना। ठीक है आपको। पितृसत्ता, संपूर्णवाद और फांसीवाद का ध्यान रखना आपको, ये नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कौन कैच ऑल पार्टी शब्द को सबसे पहले करने वाला व्यक्ति है। सी राइट मिस, विलियम ग्लैडस्टोन, ऑटो के चाइमर एंड बर्टन रसल। तो आपका इसका आंसर होगा ऑटो के चाइमर, जो सबसे पहले बताते हैं कैच ऑल पार्टी। कैच ऑल पार्टी का मतलब है जैसे कि एक पार्टी सभी प्रकार के मत को अपनाना चाहती है। कुछ पार्टियां होती हैं कि विशेषकर जैसे कि इसी पार्टी मतलब इसी लोगों के मत को चाहती है, बट कैजुअल पार्टी का मतलब होता है आप सभी लोगों से वोट चाहते हैं, यानी सभी से आप जीतना चाहते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। फिर इज नॉट करेक्टली मैच में पूछा गया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन ऑफ बाई यूएसए। अब इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्टली, ये आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा इसमें ध्यान से। पूछ कह रहा है नॉन करेक्टली, तो देखिए फर्स्ट जो यूएसएसआर द्वारा किया गया वो कब किया गया, यूएसए द्वारा जो परमाणु विस्फोट हुए थे वो कब कब हुई, ये पूछा गया है। तो आप ये देखेंगे कि यूएसए द्वारा 1945 यूएसएसआर द्वारा हुआ, उसके साथ में फ्रांस द्वारा हुआ 1964 में हुआ, चीन द्वारा 1916 फ्रांस द्वारा 1960 एंड चीन द्वारा 1964, और भारत द्वारा तो सही दिया गया है। इसका आंसर होगा बी ई सॉरी सी डी, यानी थर्ड नंबर का। यूएसए ने किया था 1945 में ट्रिनिटी टेस्ट न्यू मैक्सिको, यूएसएसआर 1949, आरडीएस सोमा प्लास्टिक कजाकिस्तान में किया, फ्रांस ने 1960 में किया, रेगिस्तान के अल्जीरिया में यहाँ दिया था 65, 60 सही है इसका। चीन का 1964 है, 74 दिया था। लोबनूर चीन इसकी साइट का नाम था 596, और भारत ने किया था 1974 में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है। ये ध्यान रखना पोखरण में। तो ये सारे आपको याद रखने की, इसका रीज़न ये है कि कि हम लोग को याद रखना है कि यूएसएसआर, फ्रांस, चीन, भारत, इस तरीके से सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी है, क्योंकि अगले एग्जाम में सीक्वेंसिंग पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक द डेथ ऑफ नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी कि मृत्यु ऑफ मतलब पर्यावरण की मृत्यु के बारे में बताया है, तो कौन होगा, कैरोलिन मर्चेंट, जूडी द बटलर, जर्माइन ग्रीन एंड सविता सिंह। तो आपके हो जाएंगे इसमें कैरोलिन मर्चेंट। ये रही बुक का फ्रंट पेज है इसका, कैरोलिन मर्चेंट का वुमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, द डेथ ऑफ नेचर। और बुक्स का दिखाने का मेरा सीधा से ही रहता है कि आपको चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहे, या आपको याद रहेगा कि अगर कहीं बुक आती तो आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम क्लिक हो जाए उस चीज़ को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड रशियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंड रूलर व्लादिमीर लेनिन डाई। अभी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में। अब इसका पूछने का कोई औचित्य नहीं है कि इस तरीके हम मृत्यु याद करें या किसी का जन्म याद करें, बट ठीक है पूछा गया क्वेश्चन है तो याद होना चाहिए। ऐसे 26 जून को क्वेश्चन पूछा गया कि लियोन टॉटस की वगैरह की मृत्यु कब हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
इसका जो आंसर होगा वो होगा 1924। तो बॉर्न हुए थे 1870 में और 1925 में ये मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी ध्यान रखना। अरेंदा पंचायती राज रिलेटेड कमीशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनटीए फेवरेट क्वेश्चन या अदर एग्जाम जो भी आप उठा के देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, तो ये पंचायती राज संबंधित अधिकतर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। बलवंत राय कमेटी, या तो आप पूछेगा डेट्स या पूछेगा क्रोनोलॉजी। बलवंत राय, जीवी के राय, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, पी के थुंगन कमेटी, ये कब कब कौन कौन आई, तो आप देखेंगे कि बलवंत राय अशोक मेहता की कमेटी आई है, ए और सी आई है। ए सी को जब आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा ए सी बी ई डी। अब ये भी हो सकता है कभी कभी आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये पूछ सकता है कि पंचायती राज रिलेटेड कमेटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट ये पूछ सकता है कि आरोही अवरोही, डिसेंडिंग असेंडिंग। तो हम बात करते हैं जब बढ़ते क्रम में तो ठीक लगेगा कि बलवंत राय की बात है, बट अगर लास्ट से भी प्रथम पूछ सकता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस कमेटी में। तो उनके जो कमेटी गठन का क्रम था वो इस तरीके से था कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, इन्होंने 3 पंचायतों की बात की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, ध्यान रखना इसको सबसे मेन तो। और इसी के चलते 1959 में नागौर राजस्थान से पहले पंचायत का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पहला। उसके साथ में अशोक मेहता कमेटी आपकी आती है 1977 से 78, इन्होंने 2 स्तर की बात की, जिला और मंडल पंचायत, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, और इन्हीं के साथ में इन्होंने न्याय पंचायत की भी बात की और सेपरेट करने की बात भी की थी। जीवी के राव कमेटी 1985, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और जिला स्तर पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया, ये भी ध्यान रखना 1985 में। डॉक्टर एल एम सिंघवी की समिति बनती है 1986 में, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने और ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार देने की सिफारिश की इन्होंने। ई पी के थुंगन कमेटी जिसे हम लोग कहते हैं 1989 में आई, 73 कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप की अनुशंसा की जो 1992 में पारित हुआ। तो अगर आप सीक्वेंसिंग याद करेंगे तो बलवंत राय, अशोक मेहता, जी वी के राव, एल एम सिंघवी एंड पी के थुंगन कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच, कौन कौन से नहीं है, आर्थिक राष्ट्रवाद, स्थानिकवाद, मूलवाद, उपनिवेशवाद, विदेशी द्वेष या सार्वभौमिकतावाद। इसमें से नॉट करेक्टली, फिर वही क्वेश्चन नॉट करेक्टली पूछा है, यानी आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद क्या कहलाता है, प्रोमोटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी थ्रू प्रोटेक्शनिज्म, इंडिजीनियसलिज्म, वॉइसिंग द नीड्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल अगेंस्ट दोज ऑफ इमिग्रेंट, कोलिज्म द प्रैक्टिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर अ फॉरेन टेरिटरी। देखिए, अगर हम बात करें कोलिज्म तो यही होता है कि दूसरे पे आप इंद्र साहब के लिए तो सी तो सही होगा, अगर आप देखेंगे तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये दो तो ऑप्शन आपके रिमूव हो जाएंगे 2 एंड 3। उसके बाद देखते हैं सार्वभौमिकता क्या कहती है, बिहेवियर कैरेक्टर्स बाय एक्सक्लूसिवली एंड एक्सक्लूसिवनेस, और इकोनॉमी क्या कह रहा था, प्रमोटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी थ्रू प्रोटेक्शन, ये भी सही आपका हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 4th। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, यानी डी और ई रॉन्ग होगा। ठीक है, विदेशी द्वेष क्या कहलाता है, द डिमांड ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं कहलाएगा, और यूनिवर्सलिज्म भी आपका गलत कहलाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म। अब ये शब्द पूछे हैं कौन से रूढ़िवाद से संबंधित है। अगर आपने रूढ़िवाद पढ़ा है तो आप इसे बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। रीजन, रूढ़िवाद क्या कहता है, रूढ़ियों से संबंधित होंगी चीज़ें सारी। देख लेते हैं कौन कौन सी, जैसे परंपरा, ऑब्वियस सी बात है कि आपका कंजर्व करने की बात करेगा तो ट्रेडिशन होंगे। उसके शब्द में क्या होगा, सोशल ड्यूटी होगी, चेंज इन द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन होगा, क्रांति और जेंडर इक्वालिटी। देखिए, आप ये देखेंगे छोटा सा भी, देखिए परंपरा होगी, सामाजिक कर्तव्य, संरक्षण क्रम में परिवर्तन, रेवोल्यूशन और जेंडर इक्वालिटी। तो आप इसका आंसर जो देखेंगे वो होगा 4th। रीजन, क्रांति और लिंग समानता। देखिए, जब लिंग समानता की बात होगा तो आप देखेंगे, अगर आप रूढ़िवादी के समझ में, तो महिला और पुरुष को बराबर करने की अधिकतर आपने बात नहीं सुनी होगी, तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा। उसके बाद असमानता होता तो इसका ये लक्षण पाया जाता। क्रांति करने कोई मतलब नहीं रहता इनका, इनका मतलब होता है क्रमिक परिवर्तन करना, धीरे धीरे। अरस्तु भी सबसे बड़े रूढ़िवाद में रहे सबसे प्रथम में, तो ध्यान रखना आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन किसने लिखी है, मैक्स वेबर, उसके बाद एना बेलेरस्ट्रॉस, पियरियो, जॉन लॉक एंड हार्वर्ड मार्क्यूजे। द आंसर इज आपका मैक्स वेबर हो जाएगा इसमें। ठीक है, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, मैक्स वेबर। इंट्रोडक्शन लिखा गया है टेलकोट पार्सन द्वारा और फॉरवर्ड किया गया एन स्वीडलर के द्वारा, ये ध्यान रखना आपको। कभी कोई पूछ देता है कि इसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा, फॉर मतलब प्रस्तावना किसने लिखी, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर इन द फॉलोइंग स्टेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ सीट एलोटेड इन देम इन द लोक राज्यसभा। देखिए, वही क्वेश्चन पूछ दिया राज्यसभा में, अवरोही क्रम में आपको बताना है सीटें कौन कौन सी आवंटित हुई, यानी सबसे ज़्यादा और सबसे कम लास्ट में होगा जाके। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 3rd होगा, यानी तमिलनाडु में। देखेंगे आप इसमें
सबसे ज़्यादा सबके कम की तरफ चलना था। तो देखेंगे आप, जब तमिलनाडु में 18 सीटें दी गई राज्यसभा में, ठीक है। और उसके साथ में बिहार में आपकी दी गई हैं 16 सीटें, कर्नाटक में आपके 12, केरला 9, असम 7। तो इसको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा आपको, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, केरल, असम, इस तरीके से सीक्वेंसिंग है। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं यूपी में होगी, ठीक है। दिल्ली में आपकी कितनी है, 5 हैं, और लोकसभा में से 7 सीटें हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें कितने कितनी सीटें हैं, इसलिए मैंने चार्ट लाया है वाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। आंध्र प्रदेश की जो सीटें हैं वो हैं 25 लोकसभा में, 175 असेंबली सीट, 11 राज्यसभा। अरुणाचल प्रदेश आपका 2 लोकसभा, 60 असेंबली एंड 1 राज्यसभा। असम, बिहार में आपकी देखिए 40, 16, छत्तीसगढ़ 11, 5, 243 सीटें ये रहीं। पूछ सकता है क्योंकि बिहार के चुनाव अभी अभी हाल ही में हुए हैं, हो सकता है क्वेश्चन इसको दोबारा पूछ लें। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा, 5 राज्यसभा। उसके साथ में हरियाणा, हिमाचल, देखिए मैन मैन याद किए जा सकते हैं। हरियाणा याद कर लीजिए, 10 और 5 का है, यानी 10 ऐसा आधा कर देना कि 10 लोकसभा तो 5 उसके हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में आपके हैं 230 हैं, मतलब लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा में 29 और 11। उसके साथ में आप बड़ा राज्य देखें, महाराष्ट्र में 48, 19 राज्यसभा। और आपका मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली 7 देखिए लोकसभा में है और 3 आपकी राज्यसभा में है। इसके साथ में 70 वहाँ पे वैसी ही सीटें विधानसभा की। सिक्किम में सिर्फ एक एक सीट है, ध्यान रखना आपको। राजस्थान में 25-10 का रेशियो चलता है, 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा। तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा। उत्तराखंड में 5, 3। जम्मू कश्मीर 5-4, वेस्ट बंगाल 42 एंड 16, यानी 544 तो पूरी आपकी लोकसभा, 4123 आपकी विधानसभा से, 245 आपकी लोकसभा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और नोट जरूर कर लीजिएगा इसको, या आप वेबसाइट पे चले जाइएगा लेटेस्ट के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीट लोकसभा, तो आपको ये सीटें सारी मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम्मुराबी एस्टैब्लिश द लीगल, मतलब कुछ आपको चीज़ें दी गई हैं, स्टेटमेंट टाइप में, उनको आपको बताना सीक्वेंसिंग में लगाना है। एडवर्ड फर्स्ट की मॉडल संसद बुलाई गई, वेस्टफीलिया की संधि ने संप्रभुता को धारणा को लागू किया। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा की मंजूरी दी। न्यूजीलैंड महिलाओं को वोट देने अधिकार देने वाला पहला देश बना। तो आप जानते हैं 1893 में न्यूजीलैंड को मिलता है सबसे पहले नंबर, ठीक है। उसके बाद में 19वां संविधान संशोधन होता है 1920 अमेरिका में, जिसके द्वारा उनको मिलता है। तो और जो मानवाधिकार हुआ तो 1948 में हुआ था। यानी कि आप देखेंगे अगर थोड़ा सा भी आप जानेंगे तो ई के बाद डी आएगा, जहाँ भी आएगा, ठीक है। तो ABCED, यानी आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा बिल्कुल। देखते हैं कैसे। अब देखो, हो सकता है कि आपको इतना ना पढ़ा, हम्मुराबी, एडवर्ड फर्स्ट या वेस्टफीलिया, मतलब पढ़ा होगा, बट तीन तो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ना, वेस्टफीलिया की संधि 1648, न्यूजीलैंड एंड द संयुक्त राष्ट्र वाला। तो अब देखेंगे हम्मुराबी की संहिता की जो स्थापित की गई थी वो 1754 में स्थापित की गई थी, कोड ऑफ हम्मुराबी। और एडवर्ड फर्स्ट की मॉडल संसद बुलाई गई, मॉडल पार्लियामेंट ऑफ एडवर्ड फर्स्ट इज कन्वेंट 1295 में। उसके बाद में वेस्टफीलिया की संधि ने संप्रभुता को धारणा किया। ये है BCE, ठीक है, ध्यान रखना, क्राइस्टचर्च से पहले वाला है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इन्फोर्स्ड नेशन ऑफ सोवेरेनिटी 1648, ये 30 साल के युद्ध के बाद हुआ था। उसके साथ में न्यूजीलैंड को महिलाओं को वोट देने वाला 1893 में, ध्यान रखना, पहला देश बना था, ठीक है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र में जो हम लोगों को इसे कहते हैं UDHR, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो आपको मिला था 48 में, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि कुछ आपको डेट दी गई हैं और कुछ आपको उसमें घटनाएं दी गई हैं, इनको आपको मिलाना है। देखते हैं कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की चीन में प्रथम यात्रा बात करेंगे तो 54 में होती है, जवाहरलाल नेहरू जी की। सोवियत शांति, भारत शांति मित्रता और सहयोग संधि 1971। उसके साथ में आप देखेंगे ए का थर्ड मिलाइएगा आप ऑप्शन जब, तो आपका पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। सी का आपका हो जाएगा फोर्थ एंड डी का आपका हो जाएगा 1, ठीक है। भारत परमाणु परीक्षण 1998 एंड 1974।
ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1954, इसमें कहते हैं भारत चीन पंचशील समझौता। और इंदिरा गांधी के समय होती है सोवियत इंडिया पीस फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन ट्रीटी। और उसके साथ में होता है इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट 1988, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसमें कार्यकाल था। 26/11 का जब मुंबई टेरर अटैक होता है 2008 में, तो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने मुंबई का आतंकवादी हमला किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ी घटनाओं को कालानुक्रम में क्रमबद्ध करना है। अरेंज इन्वायरमेंटल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द रीज़न बिहाइंड इसका पूछने का रीज़न ये है कि पर्यावरण का मुद्दा इसमें बहुत ही समसामयिक है, मतलब कंटेम्प्रेरी इशू है। तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि मिनीमाता कन्वेंशन, पब्लिकेशन ऑफ द रियो डिक्लेरेशन ऑफ एजेंडा 2021, ग्रीन पीस भोपाल केमिकल प्लांट डिजास्टर एंड केरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। तो आप देखेंगे इसमें जो आपका ये आया था रियो डिक्लेरेशन 1992 में आया था। ठीक है, ग्रीन पीस आपकी 1970 के आसपास फाउंड हुई। भोपाल गैस स्ट्रेटजी 1984, इसी के साथ हमारा बना 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। केरनोबिल 1986, मिनी माता कन्वेंशन 2013। तो देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, सी डी, यानी सबसे पहले ग्रीन पीस फाउंड होती है, फिर उसके साथ में भोपाल केमिकल प्लांट डिजास्टर। देखिए मैंने इसलिए नोट इसको कर दिया है आपके लिए, इसको आप नोट जरूर कर लेना। ग्रीन पीस का फाउंड होती है 1971। ठीक है, उसके साथ में भोपाल रासायनिक जो 1944 में हो गया था, मिसाइल आइथोसाइनाइड का रिसाव होने की वजह से। ठीक है, भीषण आपदाओं में से एक रही है। केरनोबिल परमाणु आपदा जिसे कहते हैं 1986 में हो जाती है। सोवियत संघ का अब यूक्रेन में इस समय यूएसएसआर का पहले हिस्सा था, बट अब यूक्रेन में वो चीज़ है। रियो डी घोषणा जो हम लोग कहते हैं 21 का प्रकाशन होता है, पब्लिकेशन ऑफ रियो डिक्लेरेशन एजेंडा 21, इसे हम लोग कहते हैं अर्थ समिट भी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। और हम लोग कहते हैं पारा पे मिनी माता कन्वेंशन, 2013 जापान की मिनी माता में मिनी माता कन्वेंशन ऑफ मरकरी अपनाया गया। ठीक है, मरकरी का जो सर्जन हो गया था उसको रेडिएट करने के लिए बनाया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में।